मंत्रिमंडल को लेकर तारीख पर तारीख। राज्यसभा चुनाव के बाद होगा विस्तार। भोपाल से बैरंग लौटे वरिष्ठ नेता। टलता मंत्रिमंडल, बढ़ता तनाव। इन खिंचे हुए चेहरों का तनाव पार्टी बदलते ही लगता है बीजेपी में आ गया है। सरकार बने 70 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा तब होगा में ही बीत रहा है। इस दौरान मंत्री पद के दावेदार और बीजेपी के दिग्गज मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं मिला तो बैरंग लौट गए। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को एक बार फिर पंख लगे जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके बंगले पहुंचे। उनका बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं घर पे आऊं। ड्यू था बहुत दिनों से, इसलिए आज नाश्ता करने आए और गप तो हम लगाते ही हैं। तो लेके है कि मंत्रिमंडल का चल रहा है राज्यसभा। अरे हम तो रोज ही मिलते हैं, देखते नहीं रोज कोरोना की समीक्षा होती, तो चर्चा अगर करनी है कई विषयों पे तो हम लोग वल्लभ भवन में भी करते हैं। मैं तो आखिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इतनी देरी और बीजेपी में तनाव क्यों है? क्या राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर है या उपचुनाव में टूट फूट का खतरा? ये सब बातें उन लोगों को डर लगता है कि जिनके यहाँ ये होता रहा हो। ये जो हुआ वो उनके हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक पदाधिकारी, हमारे सब लोग एकजुटता के साथ टीम भावना से काम करते आए और करते रहेंगे और करते हैं। हमारी पद्धति है। टलने का मामला ऐसा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी कोरोना के संकट से लड़ने में पहली प्राथमिकता हमारी ये थी। बीजेपी से ज्यादा तो उपचुनाव का टेंशन कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस अपना तनाव कम करने से ज्यादा बीजेपी के नुकसान की फिक्रमंद लगती है। अभी दो बलिदान लेंगे उनसे, एक तो टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, और उनको बीजेपी के लोग जो हैं उनके सब खिलाफ है उस एरिए में, तो ये हारेंगे। तो दो बलिदान ले रहे हैं बीजेपी वाले उनसे। हम लोग तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस का गुस्सा जायज है, सत्ता जो उसके हाथ से छिन गई, लेकिन सिंधिया खेमे के आने के बाद सबको साधने में बीजेपी को पसीना तो आ रहा है और कश्मकश उनमें भी चल रही है जो नई विचारधारा में आए हैं। लेकिन बीजेपी के बारे में ऐसा कहा जाता है जो इसमें आया उसके जैसा बन गया या ढाल दिया गया। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है एक्सपेंशन का टेंशन। जाहिर तौर पर एक्सपेंशन एक बड़ी प्रक्रिया है, विस्तार एक बड़ी प्रक्रिया है, और तब ये विस्तार और महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपके कुनबे से इतर दूसरे कुनबे से आने वाले कुछ लोग भी आपके कुनबे में शामिल हो जाएं और आपके कुनबे की तरह ही हो जाएं। ये बिल्कुल सही बात है। जैसा आपने पैकेज के आखिरी हिस्से को सुना कि बीजेपी में जो आता है वो बीजेपी जैसा ही हो जाता है या बीजेपी में ढाल दिया जाता है। ये बड़ी चुनौती है। बीजेपी तो तैयार है, बीजेपी तो एक टकसाल है जहां सिक्के ढलते रहते हैं, और बीजेपी इसकी परवाह नहीं करती कि किस चेहरे पर मुकुट लगा है या कोई चेहरा बिना मुकुट के है। वो एक टकसाल है, सिक्के ढालना उसका काम है, और ये टकसाल जो है ये विचार रूपी टकसाल है। लेकिन जो सिक्के यहाँ आते हैं, ढलने का एटीट्यूड उनके भीतर भी होना चाहिए, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये मसला इसलिए भी टल रहा है कि जो 22 लोग आए हैं वो भी कहीं उनके भीतर भी एक बेचैनी है, और उससे अधिक या उसी के बराबर बेचैनी उन लोगों में है जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया है, यानी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग है। और क्या इसी आकलन विकलन और समायोजन की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टल रहा है, और राज्यसभा का चुनाव एक बहुत अहम कड़ी है। ये माना गया कि मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक फेरबदल हुई उसके पीछे राज्यसभा का चुनाव केंद्र में था। बोनस में सरकार मिल गई बीजेपी को। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या इसी राज्यसभा चुनाव के समीकरणों को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार अब राज्यसभा चुनाव के बाद होगा? और बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि राज्यसभा चुनाव के पहले अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसका इम्पैक्ट जो भी है, अगर कहीं कोई असंतोष सामने आता है तो क्या वो राज्यसभा चुनाव के समीकरणों पर कोई असर डाल सकता है? कई बड़े सवाल हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, और जो मेहमान हमारे साथ हैं सबसे पहले उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही जबलपुर से हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक विनय सक्सेना जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं।
और बीजेपी की तरफ से कुछ ही देर में मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और जब जुड़ेंगे तो तत्काल उनका परिचय उसी समय आपके सामने होगा। पहली टिप्पणी जगदीश द्विवेदी जी की, जिनकी प्रखर दृष्टि और उनकी कलम दोनों राजनीतिक मसलों को ढूंढते रहते हैं और विश्लेषण के कगार तक लेकर आते हैं। जगदीश जी, आप किस तरह देख रहे हैं, क्या बड़ा कारण आपको लगता है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार ये टल गया प्रतीत होता है फिर, और ऐसा लगता है कि अब राज्यसभा चुनाव के बाद ही इसकी नौबत आ सकती है, क्या कहेंगे? शरद जी, एक बहुत मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, तैर के जाना है, डूब के जाना है। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जी जी, और डूब के सर शरद जी, उसमें डूब, भाई आग के दरिये में आप तैर नहीं सकते। सबसे बड़ी जो शरद जी समस्या है भाजपा के सामने, वो समस्या ये है कि इस बार सरकार बहुमत की सरकार नहीं है जी, मैंडेट नहीं मिला है आपको, जुगाड़ की सरकार है। आप वो कैसे भी आया हो, कहीं भी कुछ हुआ हो, कैसे भी बहुमत आपको, भाई जनता ने अगर कांग्रेस को मैंडेट नहीं दिया था तो बीजेपी को भी बहुमत नहीं दिया था। तो जब जुगाड़ की सरकारें शरद जी आती हैं और किसी दूसरे दल के लोग आ जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल तय है कि वो सौदा होके आया है। वहां के 2 लोग मंत्री बन चुके हैं और वहां के 10 से 11 मिनिस्टर और बनना है। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत स्थान सीमित है शरद जी। और बीजेपी के, मेरा जो अपना मानना है कि बीजेपी के जो खांटी बीजेपी के विधायक हैं उसमें से 15-16 को मिनिस्टर बनना है। और इस बार जो सबसे बड़ा संगठन का दबाव है और एक संगठन का एक बड़ा धड़ा ये चाह रहा है कि जो 2 से 3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं शरद जी, आप देखेंगे उनमें से कम आधा दर्जन नेताओं के पत्ते कटना है। और जो देरी की वजह है वो उसी कश्मकश को लेकर देरी हो रही है कि इनमें से किस किस को हटाएं। मैं आपको बिल्कुल आपके चैनल पे एक बात को ओपन करना चाहता हूं कि सीएम ने 2 ही 3 दिन पहले 2 सीनियर विधायकों से कहा है कि हम आपको मंत्रिमंडल में नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, इन नेताओं ने दिल्ली दौड़ लगा दी। तो संगठन तय नहीं कर पा रहा है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, इसलिए 10 दिन की बैठकों के बाद नतीजा नहीं निकला। अब राज्यसभा चुनाव आ गए हैं तो निश्चित रूप से आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि राज्यसभा चुनाव में चूंकि सीटों का फासला बहुत कम है, एक पार्टी के पास फिल वक्त में 91 एमएलए है तो दूसरे के पास 106 एमएलए है, फासला कम है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि थोड़ा सा भी बिखराव की आशंका भी हो। तो आप ये मान के आप चलिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार राज्यसभा चुनाव के पहले होना मुश्किल है। और उसके बाद भी बहुत पेचोखम है शरद जी, इसमें आप ही का शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए है कि बीजेपी में आप देखिए कि 3 दर्जन एमएलए ऐसे हैं जो लगातार 2003 से कंटिन्यू जीतते चले आ रहे हैं और मंत्री नहीं बनाए गए तो वो भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हम कब, भाई हमें कब मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो और 24 से 25 एमएलए ऐसे हैं जो लगातार तीसरी बार जीत के आए हैं। मैंने इसका एक विश्लेषण भी निकाला था पूरा, वो संख्या में। तो इन विधायकों को कैसे एडजस्ट करें और सीनियरों को कैसे विश्राम दें, महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात है जगदीश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस मसले के अगले सिरे के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के वरिष्ठ विधायक, और ये भी लगातार कतार में है जो आप 3 और 4 बार वाला फार्मूला बता रहे थे जगदीश जी, तो उस श्रेणी में डॉक्टर मोहन यादव भी बहुत प्रखरता के साथ, बहुत प्रबल दावेदार हैं, उनका नाम प्रमुखता से है। जी, प्रमुखता से है, आपने कह दिया तो अब तो सबसे वजनदार नाम इस समय डॉक्टर मोहन यादव का भी है। तो 3 इंच की मुस्कुराहट तो बनती है डॉक्टर मोहन यादव इस पर। चलिए जी, विनय जी की एक टिप्पणी लेकर मैं डॉक्टर मोहन यादव की तरफ आऊँगा। विनय जी, आपकी सारी उम्मीदें टिकी हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो तो कुछ असंतोष मिले, तो उस असंतोष की तोप जो है आप बीजेपी की तरफ मोड़ें, लेकिन बीजेपी बड़ी चतुराई से अभी तो जो मसला है, जो आपको मसाला दे सकता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए चली आ रही है। और हो सकता है वो समय ले रही हो, और समय लेकर जिस तरह से हमने लॉकडाउन के 4 चरण देखे और इन 4 चरणों में हमने सबसे बड़ी चीज़ ये कर ली कि तैयारी कर ली, तो हो सकता है तैयारी करने के लिए बीजेपी ये मंत्रिमंडल विस्तार आगे बढ़ा रही हो। क्या कहेंगे विनय जी आप? फिर मैं डॉक्टर मोहन यादव की तरफ आऊँगा। जी विनय जी। जी नमस्कार द्विवेदी जी, आदरणीय जगदीश द्विवेदी जी और आदरणीय मोहन यादव जी, मेरे विधायक साथी। नमस्कार। एक बहुत कुछ तो आप ही ने बोल दिया आदरणीय शरद द्विवेदी जी, आपने और आदरणीय जगदीश भाई साहब ने भी पूरी बात कह दी कि जब जोड़ तोड़ की सरकार बनती है और
अल्पमत की सरकार बनती है तो हमेशा शिगुफोबाजी चलती है, जनता का भला नहीं होता। और ये इस बार का मध्य प्रदेश का इतिहास जो है, जिसकी शुरुआत और पटकथा भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में लिखी, पहले दिन से दावे कि अगर नंबर 1 कहेंगे, नंबर 2 कहेंगे तो हम सरकार गिरा देंगे। और राज्यसभा के पहले से जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई, खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी में ये कहना चाहता हूँ, कितनी भी बातें करे वो पार्टी विद डिफरेंस की, लेकिन पार्टी में जो भाजपा कांग्रेस से आने वाला हो सकता है कोई नेता आता, लेकिन इस समय जो इनकी पार्टी में आए हैं, सिंधिया ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आई है, जो ना कांग्रेस की है ना भाजपा की। वो 22 विधायक कहते हैं हम सिंधिया जी के लोग थे, हम कांग्रेस के नहीं थे, हमको सिंधिया जी ने जिताया, और सिंधिया जी खुद चुनाव हार जाते हैं। अब वही पार्टी में जब भाजपा में आते हैं तो आप देखिए कि उनके ट्विटर पर लिखना शुरू हो गया। अभी आप आज ही का ट्विटर देखिए, बदलाव आया है। जो सीनियर बीजेपी लीडर लिख रहे थे उसकी जगह जनसेवक आ गया। कहीं ना कहीं उनके लोग कह रहे हैं कि सिंधिया जी घुटन महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी का जो खाटी कार्यकर्ता है उसको कहीं ना कहीं ये तो महसूस हो रहा होगा, चाहे वो ग्वालियर में पवैया जी जो राजघराने के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, मोहन यादव जी जैसा आपने बताया 3 बार से लगातार, उनकी भी आज अपना मंत्री बनने का उनका हक बनता है। आदरणीय गोपाल भार्गव जी, नरोत्तम मिश्रा जी, ऐसे कई नेता हैं जिनको मुख्यमंत्री बनने का भी हक बनता है। तो ऐसे सब लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनका वाजिब हक है, ये समय आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ रही है कि हमने जोड़ तोड़ करके राज्यसभा के चलते सरकार तो गिरा ली, लेकिन आज हम इनको संभाले कैसे? क्योंकि हक जिनका बनता है और जिनका वाजिब हक बनता है, अगर आप उनको वाजिब हक नहीं देंगे तो जो संघर्ष मंत्री बनने के लिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए हमारे बीच में जब रहते थे सिंधिया जी, तो उनकी लड़ाई जो थी वही लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी भी शुरू हो गई। यहाँ पे एक सिंधिया जी थे, यहाँ पे 32 का कुनबा बनना है मंत्रिमंडल में, और 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो ऐसी स्थिति में यह सोचने का विषय है। जोड़ तोड़ कांग्रेस कहीं कोई दिमाग नहीं लगा रही, लेकिन अगर अपने कर्मों से, हमेशा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आपको गुजरात में इस शब्द सुनने मिला होगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जो क्रिया हुई है मध्य प्रदेश में उसकी प्रतिक्रिया होगी, और उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता अब इस बात का इंतजार कर रही है कि जिन्होंने गलत काम किए हैं, जो खरीद फरोख्त करके लाए गए हैं, ऐसे लोग अब कब चुनाव में आएंगे, और इनको सबक सिखाने का इंतजार हो रहा है। लेकिन अभी राज्यसभा के पहले भी भारतीय जनता पार्टी, जिनके डीएनए में भारतीय जनता पार्टी है, जो परिवार से जुड़े रहे, उनको कहीं ना कहीं जो पेट में दर्द होगा या पीड़ा होगी वो वाजिब। चलिए, डॉक्टर मोहन यादव जी मंत्री बनने की आप बात कर रहे थे, मैं उनको अभी से एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी भी जिस फराग दिली और जिस उदार मन की बात आप बीजेपी के कुछ नेताओं के लिए कह रहे थे, अगर सिंधिया जी के लिए कांग्रेस में सोच लिया जाता तो शायद ये मसला खड़ा नहीं होता। और भी कुछ नेता हैं जिन्हें फराग दिली और उदारता से देखे जाने की जरूरत है, आप जानते ही हैं उन्हें इंतजार नहीं किया ना जी। डॉक्टर मोहन यादव, आपने सुनी मित्रों की बात, आप स्वतंत्र समीक्षक के नाते जगदीश जी की बात भी आपने सुनी, और आपने सुनी आपके अभिन्न साथी प्रतिपक्षी विधायक, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों बहुत अहम हैं, क्या कहेंगे जी? देखिए, ये अब मैं तो बड़ा आपके सामने सारी बात को सुन रहा था, जिस ढंग से विनय जी बात कर रहे हैं, और ये हम मान के चलें कि बीजेपी हो या कांग्रेस, हमको 2018 का भंग विधानसभा का वो जनादेश नहीं भूलना चाहिए। जब कांग्रेस ने भी सरकार बनाई तो कोई इनको मेजोरिटी नहीं मिल गई थी। 4-5 लोगों का अंतर इनके पास में भी था, 4-5 लोगों का अंतर हमारे पास भी है। अब रही बात इनके अपने जिस कारण से जो सरकार जैसी बनी थी, हमने सबने देखा कि कांग्रेस के लिए विनय जी ने भी बहुत सारी, मेरे साथी है विधानसभा के, और वो मैं समझ सकता हूं कि उनकी अंदर की जो बातों में मिठास के साथ वो अपनी पार्टी के दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। करना भी चाहिए, स्वाभाविक है। कांग्रेस के पक्ष के लोग हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा की दृष्टि से उनको कोई इस मामले में रोकता भी नहीं हो, रोकना भी चाहिए भी नहीं। लेकिन जैसे विनय जी ने बात कही, हम उस पर विश्लेषण अगर करते हैं तो ध्यान में आएगा कि एक जब खंडित जनादेश हुआ है, और खंडित जनादेश के कारण से आपने सबने देखा कि तमाम प्रकार के दावे कांग्रेस ने किए थे, पूर्ण मेजोरिटी है, 5 साल चलेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन अपने अंतर विरोधों से जिस प्रकार से घटना घटी है, अब वो कोई छिपी नहीं किसी से। लेकिन जब ये पुराने अनुभव कांग्रेस के हमारे सामने है, और चूंकि भाजपा की अपनी एक काम करने की शैली है, अपनी कार्य पद्धति है, भाजपा का अपना कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन भी उसको अच्छे से करना आता है, और ये बात तो आप निश्चित रूप से मानेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अनुशासन के मामले में, विचारधारा के मामले में हमारी कार्य पद्धति है कि दुनिया में हमको अनूठी बनाती है, अलग ही बनाती है।
ऐसे में स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी फूक फूक के कदम भी रखेंगे, संगठन भी उनका साथ दे रहा है और निश्चित रूप से जब जब आवश्यकता पड़ेगी वैसा विस्तार भी करेंगे, जिसको संगठन में जाना संगठन में भी जाएगा। यहाँ कोई किसी को बंदिश नहीं। मैं आपको स्वयं शरद जी बताना चाहूंगा, 2003 में मुझे खुद ने पार्लियामेंट बोर्ड से टिकट दिया, लेकिन हमारी पार्टी की विशेषता है कि मैंने बड़नेगर का टिकट उज्जैन में ही मेरी जगह शांतिलाल जी दवे को दिया। तो हमारे यहाँ कोई किसी को भला बुरा नहीं माना, वो शांतिलाल जी जीते भी सही। ऐसा नहीं कि मैंने टिकट छोड़ा तो हराने के लिए लग गए। हमारी अपनी पद्धति में, हमारे अपने ब्लड में, हमारे डीएनए में पार्टी के साथ साथ देश की जो शपथ दिलाई जाती है और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारी भूमिका तय करते हैं, वही गोल्ड मेडल तो चमक रहा है इस समय आपके सीने पर, और वही आपको मंत्री पद के लिए एक सुयोग्य उत्तराधिकारी भी बता रहा है कि ऐसे त्याग मूर्ति तपोनिष्ठ राजनेता कब तक प्रतीक्षा करेंगे। उनका भी अवसर अब आया है, उनको भी मौका मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके लिए शुभेच्छा हमारी आपको। नहीं, मैं आपकी शुभेच्छा को धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा पार्टी के लिए हमारे यहाँ कोई मंत्री पद हो, मुख्यमंत्री पद हो या ये और कोई हो, आपने देखा कि माननीय जब शिवराज सिंह जी भाई साहब को भी जब मुख्यमंत्री करके लेकर के आए तो उनसे भी कई सारे और सीनियर लोग भी थे, लेकिन किसी ने कोई उस बात में नहीं की, सबने मार्गदर्शन किया उनका भी। और आज हम इस बात का गर्व है, एक परिवार की तरह आज देश के, हमारे मध्य प्रदेश के चौथी बार के सीएम बन रहे जो लगातार अपनी विकास के कारवां को आगे ले जा रहे हैं, और उनकी विनम्रता और सादगी है कि आज वो सब को निभा भी रहे। तो आज का हमारे अपने अंदर की व्यवस्था में तो कोई प्रश्न नहीं है। अब ये अलग बात है कि ये कठिनाई तो है कि चूंकि हमारी सीमित संख्या है और उसमें जोड़ के लाना है, संगठन का गठन होना है, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का गठन होना, तो स्वाभाविक रूप से समय लगना ही चाहिए। जगदीश जी, डॉक्टर मोहन यादव की बातों में दम है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप कह सकें कि ये कपोल कल्पना है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। बीजेपी की ताकत ही यही है कि वहाँ ये घुट्टी तो बहुत अंदर तक चली जाती है, आपको इतनी पिलाई जाती है कि आप ये मानकर ही चलते हैं कि आप छोटे हो जाएंगे अगर आप पद मोह या पद लिप्सा की बात करते हुए सामने आएंगे। लड़ाई खूब होती है वहाँ भी, ऐसा नहीं है। बैठकों में नाराज़गी है, शिकवे हैं, शिकायतें हैं, और जैसा सुंदरलाल पटवा और बाद के भी कई बड़े वरिष्ठ नेता कहते थे कि बीजेपी भी मनुष्यों की पार्टी है, वो देवताओं की पार्टी नहीं है। वहाँ भी अपेक्षाएं हैं, वहाँ भी पद की होड़ है, वहाँ भी प्रतिस्पर्धा है, लेकिन जब चरम पर बात पहुँचती है तो लोग चुपचाप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। वो पीड़ा बरसों बरस लिए रहते हैं, चुप रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी का ये एपिसोड ही बीजेपी की इस बार भी मदद करेगा? क्योंकि शिवराज जी भी एक बहुत चतुर सुजान राजनेता हैं, वो समीकरणों को बदल बदल कर साध लेते हैं और धैर्य उनका सबसे अचूक और अभिन्न साथी रहा है। जी, क्या कहेंगे? शरद जी, सबसे पहली चीज तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं किसी राजनीतिक दल के न तो पक्ष में न विपक्ष में, लेकिन एक बात जो बीजेपी को आगे लेके गई है कि कुशाभाऊ ठाकरे हों या प्यारेलाल जी खंडेलवाल हों या जो भी सीनियर लीडर रहे, अटल जी, अडवाणी जी, बाकी सारे नेता जो रहे, बीजेपी में एक बात बिल्कुल सही है कि आरएसएस के गर्भ से निकली इस पार्टी में अनुशासन जो है वही तो इसको आगे ले जा रहा है। भाई आप एक बात देखिए ना कि 109, 116 कांग्रेस के पास 114 एमएलए थे, क्यों नहीं वो एक रह पाई? आपको एक रहना था, और तब आपको एक रहना आपकी महती जिम्मेवारी थी जब आप 15 साल के सूखे के बाद सत्ता में आए थे। लेकिन अगर आप उस 114 को संगठित करके नहीं रह पाए, मैं किसी नेता पे कोई ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन जितने भी पार्टी के सीनियर नेता थे, निश्चित रूप से उनके मानना चाहिए कि उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक विफलता है ये, जिसका फायदा आप बीजेपी पे आरोप मत लगाइए। कमजोरी आपकी थी कि जो आपके 22 विधायक टूट गए। क्यों टूट गए? आपने इस पर मंथन क्यों नहीं किया? और क्यों नहीं आपको अपने सीनियर नेताओं की बात सुनी जानी थी? क्योंकि आदमी टूटता तभी है, अंतिम अस्त्र होता है टूटना, जब उसकी बात नहीं सुनी जाती है। इसे आप राजनीतिक अवसरवाद कह सकते हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल अंदरूनी विचार कांग्रेस को करना, और बीजेपी की यही सबसे बड़ी ताकत है कि उसके जो लोग हैं, फैसले में भिन्नता हो सकती है। मैं चूंकि बहुत साल से बीजेपी को कवर कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि कईयों बार बैठकों में या प्रदेश कार्य समिति की बैठकों में ऐसी बातें उठती हैं, और लेकिन उन बातों का समाधान समय रहते होता है। और शिवराज जी की एक विशेषता मैं कहूंगा कि शिवराज जी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, जो शायद कमलनाथ जी में नहीं हो पाई, कि शिवराज जी सबकी बात सुनते हैं, और नेता का यही कर्तव्य है। लीडर तो वही होता है ना जो सबको समय दे और सबकी बात सुने। शरद जी, आधा दर्द व्यक्ति का मिलके बात सुनने में ही खत्म हो जाता है। मैं आपको इसमें एक उदाहरण दे रहा हूं, मुझे कि एक मंत्री को एसडी मेरे साथ थे, उन्होंने बताया पूर्व सीएम के बारे में कि अगर उन्हें उनसे बात करनी होती तो वो लिफ्ट इंतजार करते थे कि साहब चैम्बर से बाहर निकले
और लिफ्ट में बात कर पाते थे वो उतनी देर जितनी देर लिफ्ट में साहब अपनी गाड़ी में नहीं बैठ जाते थे। नेता जब तक लोगों से नहीं मिलेंगे, लोगों की आप अपने विधायकों की बात नहीं सुनेंगे, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगे, पार्टी को आप आगे नहीं ले जा सकते। पार्टी तभी आगे जाएगी जब उसमें आंतरिक लोकतंत्र होगा। और बीजेपी, चूंकि बीजेपी संघ से दीक्षित लोग इसमें आते हैं और आरएसएस का दखल जब तक इस पार्टी पे है शरद जी, इसमें अनुशासन करने वालों को, मैं कई नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो बीजेपी से गए, फिर चूंकि पार्टी ही सब कुछ है। बिल्कुल, मैं विनय जी की तरफ चल रहा हूं। जगदीश जी, एक छोटी टिप्पणी उनकी लूंगा इस पर। विनय जी, मतलब एक जो कहावत है कि अब क्या बदलेंगे, अब जो है चीज़ें भीतर वो हैं, बीजेपी के भीतर भी हैं, और बीजेपी के कई नेता हमसे ऑफ द रिकॉर्ड कहते भी हैं, जो कई बार कई महत्वपूर्ण पदों की होड़ में होते हैं, तो वो कहते हैं कि अब हमसे क्या आप अपेक्षा करते हैं, हम बीजेपी के लोग हैं और हम नहीं बदल सकते, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। आपके यहाँ भी यही बात है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, जरा सी बात होगी तो फिर हम तो जो जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। आप वसीम बरेलवी साहब का शेर पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये 22 विधायक आपके टूटे तो ये विफलता बीजेपी की नहीं थी, ये विफलता आपकी आंतरिक विफलता थी, उसमें बहुत बात हो चुकी है। लेकिन बीती ताही बिसार के आगे की तरफ देखना ही बुद्धिमत्ता है। आप किस तरह देखते हैं अब कि आगे आपका घर एकजुट रहे? राज्यसभा का चुनाव है, 2 सीटों पर बीजेपी का दावा मजबूत है, आप दूसरी सीट पर आपकी भी निगाह है, आप भी उम्मीद कर रहे हैं, फूल सिंह बरैया जी एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर भी लाए गए हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने, यानी एक ताकत का प्रदर्शन तो राज्यसभा का चुनाव है। कांग्रेस कुछ अपनी ताकत दिखाएगी इस चुनाव में? देखिए आदरणीय जगदीश द्विवेदी जी की एक बात से मैं थोड़ा सा अलग अपना मत दूंगा। देखिए, पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, शुचिता और राजनीतिक शुचिता के साथ साथ नैतिकता की बात करती थी। अभी मोहन यादव जी कह रहे थे हमारी पार्टी अनूठी पार्टी है। पहले की भाजपा और अब की भाजपा में क्या अंतर है? जब 10 करोड़ आपने मेंबर बना लिए पूरे वर्ल्ड में और सबसे बड़ी पार्टी बन गए, एक मिस कॉल दीजिए, ना कोई आरएसएस का सर्टिफिकेट चाहिए, ना कुछ चाहिए, अपराधी है, बदमाश है, जुआड़ी है, सटोरिये है, डकैत है, कोई रिकॉर्ड नहीं चेक करना, आप मेंबर बन गए। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे फर्जी 10 करोड़ मेंबर बना लिए तो फिर पार्टी में डिफरेंस नहीं रह गई। फिर दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने उन 22 लोगों को लेके गए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, पार्टी ऐसे 22 लोगों को भारतीय जनता पार्टी लेके गई है जो भाजपा या कांग्रेस के नहीं है। वो सिंधिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैं, सिंधिया ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैं, जो साफ कहते हैं कि हम सिर्फ सिंधिया जी के साथ हैं। और सिंधिया जी को जो कुछ मिला कांग्रेस में, देखिए सिंधिया जी एक दूसरी ताकत थे मध्य प्रदेश में, उनके बगैर उनके मंत्री, आप कह रहे हैं आंतरिक हमारे यहाँ बातचीत नहीं कर सकते, सिंधिया जी के प्रत्येक मंत्री आप रिकॉर्ड उठा के देख रहे, पिछले जब से हमारी सरकार बनी थी लगातार अपने मन की बात कर रहे थे, जो मन में आता था कह रहे थे। इससे ज्यादा और आंतरिक आपको बताइए क्या आपको स्वतंत्रता मिल सकती है? और मैं फिर कहना चाहता हूं, कांग्रेस में जो गंदगी थी, जो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते कांग्रेस में थे और अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, अच्छा हुआ वो चले गए। पार्टी का खराब दौर अगर कभी था या आज है, हम कम से कम आज हम एकजुट हैं, हम जो भी हैं वो पार्टी के प्रति एकनिष्ठ हैं, वो किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है। और एक बात जो भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को अपनी पार्टी को मात्र संस्था के प्रति समर्पित होना चाहिए, किसी नेता के और किसी व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए जी। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। इतना तो जरूर है कि पार्टी विद डिफरेंस की बात भाजपा में कहीं नहीं बची। मैं आपसे पुनः दोहराता हूं, यूनाइटेड इंडिया कंपनी की तरह होना चाहिए, जो कोई भी फूट, कोई भी दरार, कोई भी चोट आपके पास ना हो। जगदीश जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ सेकंड है मेरे पास, 20 सेकंड, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कह सकते हैं जी। मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए मोहन जी, आप कोई टिप्पणी करेंगे? देखिए, विनय जी को मैं आदर करता हूं, मेरे मित्र हैं, लेकिन भाजपा के अंदर हम मोबाइल डिजिटल सदस्यता करें और उस पर ये टीका टिप्पणी करें, ये इनको भी शोभा नहीं देता। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि डिबेट में अपने दल की अच्छाई बताएं, हमारी बात बताएं, लेकिन हमारे अंदर कोई भी सदस्य बन सकता नहीं बन सकता है। आप ये भाजपा के अंदर आकर देखें तो सही, अगर एक बार सदस्यता, आप भी मोबाइल चला लीजिए, आपको बता देते हैं। लेकिन मैं जो बीजेपी का अपना चरित्र बता देता हूं कि आज जनसंघ के समय से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक किसी व्यक्ति को कोई कांग्रेस में तोड़ के तो ले जाके दिखाए।
कारण क्या, कांग्रेस चलिए के अंदर सर, 26 अंग्रेजी के अक्षर कम पड़ गए, इतने दल टूटे कांग्रेस के। जी। तो कांग्रेस में ही क्यों टूट होती है? वालिद ये वालिद वालिद वो गंदगी है। अरे आज वालिद आपके साथ शुक्ल जी जुड़ा को है, वो लेके कल आए छूट के चला जाएगा तो आज ही गंदगी हो वालिद शुक्ल जी जाएगी। आए। अरे बेहतर होगा आप अपने संगठन नेटवर्क को बनाए, उसके अंदर देखें ना। जो अच्छी तो बात है उसको सिंधिया जी एक्सेप्ट में करें और उनमें एक अंतर विरोधी क्या दल है? की भूमिका निभाए। चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर मोहन यादव, धन्यवाद विनय सक्सेना साहब, और धन्यवाद जगदीश द्विवेदी जी। अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण है, ख़ासतौर से कांग्रेस के लिए, क्योंकि जब आप एक बार रण में चोट खा चुके होते हैं और चोट खाने के बाद ऐसा नहीं होता है कि जो बरसों बरस कमज़ोरियाँ आपके भीतर हैं वो कमज़ोरियाँ एकाएक दूर हो जाती हैं। अगर कोई अकेला व्यक्ति हो तो वो व्यक्ति ज़रूर उन कमज़ोरियों से उबरने की पुरजोर कोशिश कर सकता है, लेकिन जब आप एक संगठन के साथ खड़े होते हैं तो आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि आपने वो जादू की छड़ी घुमाई और पूरे संगठन की, हर एक योद्धा की जो भी तथाकथित कमज़ोरी है वो कमज़ोरी दूर हो गई। बीजेपी के पास जादू की छड़ी अगर कोई है तो वो है उसका मजबूत संगठन, और उस मजबूत संगठन पर एक नैतिक निगरानी या फिर आप कह लीजिए कि एक विचारजन्य निगरानी रखने वाले संगठन, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी प्रमुख है। और यही वजह है कि बीजेपी में कुछ अदृश्य आंखें आपको हमेशा देखती रहती हैं और ये फुसफुसाती भी रहती हैं आपके कान में, सावधान सावधान। और ये सावधान शब्द सुनकर वाकई बीजेपी का हर नेता सावधान ही हो जाता है। तो ये बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी लड़ाई बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस ने सबक सीखे हैं, सीखे ही होंगे, सीखने ही चाहिए, और कितना उनसे अपने भीतर परिवर्तन किया है ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। नमस्कार।